नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कर्क रोग के विज्ञान, उसके जोखिम और सबसे जरूरी आशा की किरण को समझने वाले हैं। अक्सर इस बीमारी को लेकर डर और गलतफहमियां होती हैं, है ना? पर जब हम फैक्ट्स और बायोलॉजी को सही ढंग से समझ लेते हैं तो वो डर आत्मविश्वास और ताकत में बदल जाता है। तो चलिए मिथकों को दूर करते हैं और सही जानकारी के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज का सफ़र कुछ इस तरह रहेगा। पहले इसके वैश्विक प्रभाव को देखेंगे, फिर इसकी बायोलॉजी, जोखिम और लक्षण समझेंगे। उसके बाद जल्दी पहचान की ताकत को जानेंगे और अंत में आधुनिक ट्रीटमेंट्स पर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द ग्लोबल इम्पैक्ट। इस बीमारी की गहराई को समझने के लिए पहले इसका पैमाना देखना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर में करीब 2.3 मिलियन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की पुष्टि हुई। जरा सोचिए, 2.3 मिलियन, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर वास्तविकता है जो दर्शाती है कि ये किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि एक विशाल विश्वव्यापी चुनौती है जिस पर ध्यान देना अनिवार्य है। और इसमें सबसे चिंता का विषय क्या है? असमानता। हाई HDI यानी ज्यादा विकसित देशों में बेहतर मेडिकल सुविधाओं के चलते सर्वाइवल रेट्स में काफी सुधार हुआ है। वहां 71 में से एक महिला की इससे मृत्यु होती है। लेकिन कम विकसित या लो HDI क्षेत्रों में ये आंकड़ा भयानक है, जहां 48 में से एक महिला इसका शिकार होती है। मतलब सही हेल्थ केयर तक पहुंची किसी की जान बचा सकती है। आइए अब दूसरे भाग पर आते हैं, बायोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एकदम सेल्यूलर लेवल पर आखिर क्या हो रहा है? अगर सिंपल भाषा में कहें तो ब्रेस्ट कैंसर तब शुरू होता है जब ब्रेस्ट के मिल्क डक्ट्स यानी दूध की नलियों या मिल्क प्रोड्यूसिंग लॉब्यूल्स में कुछ एबनॉर्मल सेल्स बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं। ये अनियंत्रित विकास रुकता नहीं है और सब इकट्ठा होकर एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। यही इस बीमारी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब एक आम मिथ को क्लियर करते हैं। हम आमतौर पर सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं की बीमारी है। देखिए, 99% केसेस महिलाओं में ही होते हैं, ये सच है। पर 1% केसेस पुरुषों में भी होते हैं। ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, इसलिए जागरूकता हर किसी के लिए समान रूप से जरूरी है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शुरुआती दौर का ट्यूमर अपने आप में आमतौर पर जानलेवा नहीं होता। असली खतरा तब आता है जब मेटास्टेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें इन्वेजिव कैंसर सेल्स अपनी जगह छोड़कर आसपास के लिम्फ नोड्स या लंग्स, लिवर और हड्डियों जैसे अंगों तक फैलने लगते हैं। ये बिना रुके होने वाला फैलाव ही सबसे ज्यादा घातक होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, रिस्क फैक्टर्स एंड सिम्टम्स, खतरे और शरीर के संकेतों की पहचान। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जोखिम दो तरह के होते हैं। एक तरफ है अनचेंजेबल रिस्क्स, जिन पर हमारा जोर नहीं, जैसे उम्र 55 से अधिक होना या जेनेटिक्स, जिसमें BRCA1 और BRCA2 जीन म्यूटेशंस शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ है चेंजेबल रिस्क्स। इन्हें पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। शराब का सेवन, मोटापा और हार्मोन थेरेपी का लंबा इस्तेमाल। सही जीवन शैली इन खतरों को काफी हद तक कम कर सकती है। कुछ आम शारीरिक लक्षणों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, जैसे दर्द रहित गांठ या मोटापा महसूस होना, त्वचा का डिम्पलिंग या संतरे के छिलके जैसा दिखना, निपल के आकार में अचानक बदलाव या वहां से कोई असामान्य द्रव्य निकलना, और ब्रेस्ट के आकार में अचानक परिवर्तन आना। देखिए, हर गांठ कैंसर नहीं होती, परंतु ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत मेडिकल जांच करवानी चाहिए। चौथा भाग, द पावर ऑफ अर्ली डिटेक्शन। सही वक्त पर पता चलने से डर किस तरह उम्मीद में बदल जाता है। हर महीने सिर्फ 10 मिनट निकालकर मंथली सेल्फ एग्जाम करना वाकई जान बचा सकता है। मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार इसके 3 कदम हैं। पहला, शीशे के सामने खड़े होकर हाथ नीचे और फिर ऊपर करके विजुअल चेक करना। दूसरा कदम, शावर के दौरान जब त्वचा साबुन से फिसल रही हो तब गोलाकार दिशा में हाथों से जांच करना। और तीसरा, सीधे लेटकर यही प्रोसेस दोहराना। ये छोटी सी आदत बहुत असरदार है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सब कैसे जुड़ता है। उम्र के हिसाब से स्क्रीनिंग का एक बढ़िया रोड मैप है। 20 साल की उम्र से सेल्फ एग्जाम्स शुरू हो जाने चाहिए। 20 से 40 साल के बीच हर साल क्लिनिकल जांच और ज़रूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए।
और 40 के बाद सबसे अहम कदम है सालाना मैमोग्राम्स। मैमोग्राफी को लक्षण दिखने से पहले ही बीमारी पकड़ने के लिए बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और अब आखिरी भाग, मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स। आज का विज्ञान कितने असरदार उपचार दे रहा है, आइए देखते हैं। आजकल इलाज के मुख्य स्तंभ हैं सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। आमतौर पर इन तरीकों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। पहले सर्जरी से ट्यूमर को हटाते हैं, चाहे वो लंपेक्टमी हो जहां सिर्फ ट्यूमर निकाला जाता है, या मैस्टेक्टमी जहां पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक सेल्स को खत्म करने और बीमारी को वापस आने से रोकने के लिए रेडिएशन या कीमोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आज की मेडिसिन ब्रेस्ट कैंसर को एक सिंगल बीमारी नहीं मानती। अब स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं ताकि एग्जैक्ट सबटाइप का सटीक पता चल सके। जैसे हार्मोन पॉजिटिव कैंसर में टमॉक्सिफिन जैसी एंडोक्राइन थेरेपी दी जाती है, जबकि HER2 पॉजिटिव मामलों में ट्रस्टोजुमाब जैसे टारगेटेड बायोलॉजिकल एजेंट्स को कीमोथेरेपी के साथ यूज किया जाता है। ये एकदम पर्सनलाइज्ड और सटीक निशाना लगाने जैसा है। कैंसर का इलाज सिर्फ सर्जरी और दवाइयों तक सीमित नहीं होता। इसके लिए एक पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी केयर टीम लगती है। ऑन्कोलॉजिस्ट्स और रेडियोलॉजिस्ट से लेकर पैथोलॉजिस्ट्स, डाइटिशियंस, फिजिकल थेरेपिस्ट्स और हाँ, सबसे ज़रूरी मेंटल हेल्थ सपोर्ट। शारीरिक रूप से ठीक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक सहारा भी उतना ही ज़रूरी होता है एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही इंस्पायरिंग और हासिल करने योग्य लक्ष्य रखा है। ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को हर साल 2.5% तक कम करना, जिससे 2040 तक करीब 2.5 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सके। ये प्रेरणादायक कोड दिखाता है कि विश्व की मेडिकल कम्युनिटी के पास एक सॉलिड प्लान है। अंत में इस विचार उत्तेजक सवाल पर ध्यान देते हैं, बढ़ती हुई जागरूकता और हेल्थ केयर इक्विटी यानी चिकित्सा सुविधाओं की समानता, ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि 2040 तक अर्ली डिटेक्शन और जान बचाने वाले इलाज हर जरूरतमंद तक पहुंचे। इस प्रश्न का जवाब हमारे सामूहिक प्रयासों में छिपा है। उम्मीद है ये विश्लेषण सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। सही जानकारी अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें।